हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम के मेनली वैसे तो 5 एप्लीकेशन हैं, लेकिन हम लोग 4 एप्लीकेशन को इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं। दोस्तों 4 एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे उसमें से पहला दूसरा एकदम सेम है, और जो दूसरी वीडियो में बात करेंगे यानी चौथा पांचवा वो दोनों एकदम सेम है। तो हम लोग 2 वीडियो एप्लीकेशन यानी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर 2 वीडियो बनाने वाले हैं, और 2 वीडियो में पूरे गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है पूरे एप्लीकेशन को हम लोग कवर करेंगे। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको आपको इम्पॉर्टेंट मान के ही चलना है। उस बेस या तो इस पे बेस डेरिवेशन या तो इस पर बेस न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास में जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कोई थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसकी वजह से अपने को क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने कई वीडियो से बार बार बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग बार बार चर्चा करते रहेंगे। जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा बढ़िया तरीके से। 2 फार्मूले बताए हमने। अब देखो जितनी बार वीडियो में है, जितनी बार ये आया है उतनी बार मैं बताते चल रहा हूँ। ई का 2 फार्मूला E=F/Q0, यहाँ से यूनिट क्या निकल कर आता है, न्यूटन पर कूलम। दूसरा फार्मूला है ई का E=ΔV/ΔX, यहाँ से यूनिट निकल के आता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आप दोस्तों ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, E=KQ/R²। इस फार्मूले को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ हमने बताया था अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से डायरेक्शन अवे होता है, ये अरे देखो अवे। अगर कोई माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स होता है। ये दोस्तों अपने मन में दोहराते रहिए। ये फार्मूला किसके लिए है, E=2KP/R³। याद है, ये फार्मूला दोस्तों है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, और ये फार्मूला है E=KP/R³। ये फार्मूला किसके लिए है, किसके लिए है, तो आप बोलोगे सर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, P को क्या बोलते हैं, P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और उसका फार्मूला होता है P=2L/Q। और ये हमारी P कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा -Q 2 + Q। ठीक ना। अब बताओ ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब कितने कम टाइम में रिवीजन हो जा रहा है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगा है पूरा ये सब चीज़ें रिवीजन करने के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी बातें हमने अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उतनी चीज़ों को हमने दोहरा लिया। ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, कोई थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से अपने को क्या चाहिए, ई चाहिए। ठीक है, और डेरिवेशन करते हैं, स्क्रीन करें। ये तो पूरा रिवीजन हो गया। और ऐसे दोस्तों जब आप लोग भी रिवीजन अपने साथ दोहराओगे ना तो जान लो कि चीज़ें बहुत अच्छे से और काफ़ी दिनों तक टिकाऊ रहने वाली हैं। तो हम ये ले लेते हैं थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये दोस्तों हमारा है थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, और इस पर जब तक कोई चार्ज नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम लोग चार्ज गिवन मतलब चार्ज देते हैं, वह चार्ज यूनिफॉर्मली इस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें इसकी वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर, मान लेते दोस्तों ये है स्मॉल r डिस्टेंस, इस स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर है कोई पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पर अपने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अप्लाई क्या करना है, गॉस थ्योरम। वहाँ पे गॉस थ्योरम बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तभी दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग फाइंड करते हैं थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से, लॉन्ग वायर के कारण, तो हम गॉस थ्योरम ही अप्लाई करते हैं, और कोई अपने पास कोई थ्योरम वगैरह नहीं है, सिर्फ गॉस थ्योरम ही है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉस थ्योरम आपको याद होगा, गॉस थ्योरम बताया गया है φE=Q/ε0। याद कराया गया आपको φE=Q/ε0, जहाँ पे Q की जगह पे हमने Q इन लिख दिया था, Q/ε0। इस φE को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने आपको याद कराया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और यहाँ से बताया है इसका यूनिट याद रख लेना भैया। इसका यूनिट याद रखने के लिए ई का यूनिट न्यूटन पर कूलाम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट निकल के आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक और यूनिट बताया था वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा वोल्ट मीटर, और साथ साथ इसका डायमेंशन। तो फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यों क्या है, चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमने याद कराया है, याद है ना, भूल गए। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम यहाँ पे डिफिनीशन बताते समय हमने बताया था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, पासेस थ्रू एनी क्या, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। दोस्तों बार बार क्लोज्ड सरफेस आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, और क्लोज्ड सरफेस हमें इस तरीके से लेते हैं कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जिसके कारण हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर हो जाएगा। देखो ऐसे, ये हम बना रहे हैं अपना क्लोज्ड सरफेस, देखो भाई ये हमारा बन गया क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, सिलेंडर बनाने के लिए इतना डिस्टेंस हमें इधर भी लेना पड़ेगा, देखो ये हम ले रहे हैं, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सिलेंडर। क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस बोलिए, गॉसियन सिलेंडर बोल दीजिए, ठीक ना। आप इसको डॉट डॉट जो को है इसको पूरा मिला भी सकते हैं, या तो फिर इसको डॉट डॉट कर दिया हो तो देखो लो मैं डॉट डॉट कर ही दे रहा हूँ। देखो यहाँ कितना गजब लगता है ना ऐसे डॉट डॉट बनाना, या देखो पूरी लाइन खींच दीजिए, ऐसे बीच बीच में हल्का हल्का इरेज कर दीजिए ना, बड़ा मज़ा आता है करने में। अभी तुम लोग भी करोगे ना, कहोगे वाह सर मज़ा आया, ठीक है। देखो ए या बन गया, ठीक। चलो ये हमारा क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। तो अब दोस्तों ये जो गॉसियन सरफेस बना है इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 3 सरफेस है, 3 सरफेस। देखो दोस्तों मैं इसको ऐसे आपको थोड़ा सा इसको मैं करो करके बता दूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखो ऐसे कुछ समझो, ये समझो, ये दोस्तों देखो आपको जो सिलेंडर बना है ना यहाँ पे, ये सिलेंडर को समझो ऐसे है, और जो थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है वो समझो कुछ इस तरीके से है, ठीक ना, इस तरीके से है। आपको ये शायद यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है ये इसके अंदर आ गया है, ये आपका पूरा हो गया आपका गॉसियन सिलेंडर सरफेस या गॉसियन सरफेस। इसमें ये वाला देखा सरफेस, ये क्या है, सर्कुलर सरफेस है, ये क्या है, सर्कुलर है, ये भी क्या है, सर्कुलर है, जबकि ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक ना। कहने का मतलब है सर्कुलर कर्व्ड छोड़ो, इसमें 3 सरफेस हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 सरफेस है, ठीक ना। और तीनों सरफेस का एरिया देखो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों। कोई भी सरफेस हो उसका एरिया हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई भी एरिया हो उस एरिया का जो डायरेक्शन होता है उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब दोस्तों ये जो एरिया है इस एरिया का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर देखो ये हो जाएगा, और छोटा सा एरिया अगर हम लोग लेंगे उसको क्या बोलेंगे, डी ए। तो छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये छोटा सा एरिया हुआ, इसका डायरेक्शन डी ए वेक्टर इधर ऊपर हो गया, ठीक। सेम उसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा एरिया हमने ये ले लिया और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा डी ए वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ दिख रही नहीं आपको, एक बार मैं देख लूँ, चलो भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है डी ए वेक्टर। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो एरिया बचा इसका हमने छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लिया, इसका डायरेक्शन यहाँ हो गया डी ए वेक्टर। ये एरिया समझ में आ गया नहीं, इसमें कितने एरिया है, कितने सरफेस है, 3, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस और ये बीच वाला सरफेस, ठीक ना। इसका वाला सरफेस का छोटा सा एरिया लिया, उसके लिए हमने लिखा डी ए वेक्टर, इसका छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर, इसका छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर, ठीक है। मजा आ गया इतने में ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इस वायर पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस वायर पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप बोलेंगे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और प्लस चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, अभी मैंने बताया अवे होता है। क्या होता है, अवे, मतलब इस चार्ज से अवे बोले तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन दोस्तों, ये ई का डायरेक्शन, जो ये मैं दिखा रहा हूँ ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, ई का। अच्छा ये प्लस से इधर, तो प्लस इधर भी हो जाएगा, तो आप इधर भी दिखा सकते हैं। ये जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं किसका डायरेक्शन, ये ई का डायरेक्शन है।
आप चाहे 1 2 तीर दिखाओ, चाहे आप 4 6 तीर दिखाओ, आपके ऊपर है। ये सब किसके डायरेक्शन है? ये सब ई का डायरेक्शन है। कहने का मतलब है ई का डायरेक्शन आपको इधर मिला, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल 2 ही जगह लिख रहा हूँ, क्या हर तीर के आगे ई लिखें, कोई मतलब नहीं है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखो इस वाला एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हुए कि नहीं? डी ए इधर और ई इधर, सेम डायरेक्शन। इधर डी ए ऊपर है, ई इधर है, बताओ एंगल कितना बनेगा? आप कहोगे सर 90 डिग्री है ना भाई। देखो ई इधर है, डी ए उधर है, 90 डिग्री। इस पे देख लो, डी ए इधर है, ई इधर है, 90 डिग्री। मतलब इस वाले सरफेस के लिए कितना एंगल बना? 90। इस वाले सरफेस के लिए 0, इस वाले सरफेस के लिए 90 डिग्री एंगल बना। इतने में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो एकदम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक ना। चलो इतनी, ये दोस्तों फिगर ही मेन है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया ना तो यकीन मानो डेरिवेशन जो है ना बहुत इजी लगने वाला है। डेरिवेशन आपको बहुत इजी लगने वाला है, बहुत इजी तरीके से आपको कराने वाले हैं। एकदम डेरिवेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले ये फिगर समझ में आ गया हो तो मैं साइड हो गया हूँ, एक बार फिगर बढ़िया से घूर के देख लो कि फिगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं? गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि डी फाई ई, क्या कहता है? डी फाई ई कहो, या तो भाई हम पूरे सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं फाई ई ना। तो फाई ई मतलब क्या हुआ? पूरे गॉसियन सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, ये आपने पढ़ा है। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे ई डॉट डी ए मतलब पूरे कितने सरफेस अपने पास? 3 सरफेस है, तीनों सरफेस की अप्लाई कर दें तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, यहाँ पर लिख दो, ये हमारा फर्स्ट सरफेस के लिए हुआ, फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक। प्लस 3 सरफेस है ना, प्लस सेकेंड के लिए क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, यहाँ पे ऐसे लिख दो क्या? सेकेंड, प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, और यहाँ क्या लिख दें? आप बोलोगे सर थर्ड। कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। अब फर्स्ट सरफेस में ये आपका हुआ फर्स्ट सरफेस, यहाँ पे ऐसे बना दो, ये फर्स्ट ऐसे लिख दो फर्स्ट, इसको आप बना दो सेकेंड ताकि पता चले सेकेंड, और ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। अब फर्स्ट सेकेंड में ई और डी ए के बीच एंगल कितना बन रहा है? आप बोलोगे 90 डिग्री। तो फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, देख लो सेकंड में 0 डिग्री, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? यहाँ पे सिर्फ अप्लाई किया गया गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम देखा गया कि ये जो ई डी ए है यहाँ पे एक सरफेस नहीं है, अपने पास 3 सरफेस है, 3 सरफेस है, तो 3 सरफेस के लिए हमने अप्लाई कर दिया, ठीक ना। cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये बेचारा पूरा बर्बाद हो गया क्योंकि इसमें 0 आ गया, ये भी बेचारा पूरा बर्बाद हो गया क्योंकि 0 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या मिला? फाई ई इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा? 0 प्लस इसमें देखो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 0। फाई ई इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस 0 मतलब कुछ नहीं, ई डी ए में इसको देखो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, तो फाई ई इक्वल टू ई और वो बचा क्या? इंटीग्रेशन डी ए, और डी के आगे कुछ नहीं है तो पीछे वाला इंटीग्रेशन हो जाता है, तो याद हो गया है आपको, याद हो गया यार। तो फाई ई इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा आपका ई ए। मजा आ गया ना। फाई ई इक्वल टू क्या हो गया? ई ए। आपको चाहिए क्या? यही ई चाहिए, यही आपको ई चाहिए। अच्छा, ई चाहने के लिए आप फाई ई की जगह पे गॉस थ्योरम लगाइए। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है? फाई ई के प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए, ठीक ना, ई ए।
अब दोस्तों अपने को ए बोले तो एरिया, किसका एरिया, इस सिलेंडर का एरिया का फार्मूला होता है। और अगर हम लोग मान लें कि ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ है इसकी एल, ये लेंथ किसकी इतनी कितनी है, ये एल लेंथ है, 2 पाई आर एच, ये आपने एरिया का फार्मूला पढ़ा होगा 2 पाई आर एच, ठीक ना, क्या फार्मूला पढ़ा है 2 पाई आर एच। तो एच का काम वहाँ पे होता था हाइट, और हाइट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एल कर रहा है, ठीक ना, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, और एरिया जगह पे 2 पाई आर एल हो गया, ठीक ना, 2 पाई आर एल, जहाँ पे आर क्या है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रेडियस, और रेडियस वही हमारा है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और आपको बता दें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस पे है, लेंथ पर। अगर चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान देने वाली बात, अगर चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब दोस्तों मेरे यहाँ ये बताओ मुझे कि ये चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप बताओगे सर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो कौन सा डेंसिटी हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा। सिंस देखो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, सिंस लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल। तो क्यू के प्लेस पर क्या लिखेंगे, लैम्डा एल। देन क्यू के प्लेस पर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से कैंसिल हो गया, एल से कैंसिल हो गया, तो मिला क्या दोस्तों अपने को, ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये अपने को फार्मूला मिल गया। और इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। इसी फार्मूले को दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय फार्मूले को चेंज करते हैं, और फार्मूला क्या बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 लैम्डा बाई आर। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, ई और आर में कैसा रिलेशन है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब है कि ये वायर से जितना दूरी पर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, और वायर के जितना पास आते जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होता जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ से बातें समझ में आ रही है। तो ये था दोस्तों प्यारा सा डेरिवेशन। अब बताओ इस डेरिवेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऐसा लगा हो कि अरे सर बहुत टफ है, अरे सर एकदम समझ में नहीं आया। कुछ नहीं मेरे भाई, एकदम सिंपल से ये फिगर बनाइए, पहले ये वायर लगा दीजिए, वायर पे प्लस क्यू चार्ज बिछा दीजिए। उसके बाद ये एरिया कहाँ, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस मान लीजिए। ये है आपका गॉस थ्योरम ये एक सरफेस के लिए है, अपने यहाँ तो 3 सरफेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 3 सरफेस हो गया, तीनों का एरिया आपको एंगल दिख रहा है, बस करते जाइए। उसके बाद थोड़ा सा आप हल्का सा ध्यान दे देना बस, ठीक ना। और इसी के जैसा दोस्तों, इसी के सेम एकदम जैसा इसका सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक ना। तो ये अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पर आए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ दोस्तों, अब जैसा भी हमने पहला डेरिवेशन देखा ना, पहला डेरिवेशन में क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब की बार क्या आ गया, अब की बार आ गया थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक ना। थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। जैसे दोस्तों ये
प्लेन शीट अगर हो, मान चलो ये प्लेन शीट अगर हो, ये थिन प्लेट शीट हो और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा वही अपने को देखना है, ठीक ना। ये भी दोस्तों डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट मान के चलना है। और इसका डेरिवेशन जो भी मैंने डेरिवेशन किया एकदम उसी की तरह, एकदम उसी की तरह डेरिवेशन है, एकदम प्यारा सा डेरिवेशन है, ठीक है, डरना ही नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिर से बताएं क्या, फिर से बताएं क्या, आप कहोगे अरे नहीं सर एकदम बढ़िया से याद हो गया है, ठीक है। अभी नहीं दोस्तों, अब जब लास्ट क्लास होगा ना, इसके बाद डेरिवेशन की एक और क्लास होगी, उसमें फिर जितना फार्मूला आया है ना, फिर फार्मूले के एक बार रिकैप करेंगे। उसके बाद जब न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल में जहाँ जहाँ फार्मूले आएंगे वहाँ वहाँ दोस्तों हर फार्मूले को रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपको जितना बार देखेंगे उतनी बार फार्मूले आपको याद होते जाए, ठीक है। तो अपने को थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हम बना दे पहले दोस्तों। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये देखो अपने को क्या है, ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक। अब दोस्तों इसको चार्ज दिया गया है, जब तक चार्ज नहीं पाएगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हमने चार्ज दिया और ये चार्ज यूनिफॉर्मली इसमें क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्मली इसमें क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दोस्तों अपने को करना क्या है, इस थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पर, इससे कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं इससे डिस्टेंस ये आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस पर, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है और आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इसी पॉइंट पी पर क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक। तो अब हम लोग ऐसा कुछ सरफेस बनाएं जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, जिसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो दोस्तों इसके लिए जो सरफेस बनाना पड़ता है अपने को, वह क्या बनाना पड़ता है, सिलेंडर बनाना पड़ता है। क्यों सिलेंडर बनाना पड़ता है, ताकि इस जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट की इधर भी, प्लेन शीट की इधर भी, और ये बीच में आ जाए, ठीक ना, ये बीच में आ जाए, इधर भी सिलेंडर इधर भी सिलेंडर। देखो कैसे, देखो मैं बना रहा हूँ, देखो डिन 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 डिन, या ठीक है। ये देखो इधर भी डॉट डॉट करते हैं, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये देखो, फिर देखो ये, या देखो ये, देखो 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 देखो, यह देखो, हो गया ना, बन गया कि नहीं सिलेंडर। देखो दोस्तों सिलेंडर बन गया, देखो अपना सिलेंडर बन गया, ठीक ना। अब ये जो सिलेंडर बना है, इसमें भी जैसे वो वाला सिलेंडर बना था, वो वाला दोस्तों जो सिलेंडर बना था कुछ ऐसे बना था ना सिलेंडर, ये ऐसे बना था। अब की बार सिलेंडर कुछ ऐसे हो गया, इसके बाद पहला एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, तीसरा एरिया ये ऐसे हो गया। पहला एरिया इधर आ जाएगा, दूसरा एरिया इधर आ जाएगा, तीसरा एरिया ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब देखो मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ इसमें, इसका दोस्तों एक एरिया तो इधर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे छोटा सा एरिया ले ले। ये तो पूरा बड़ा एरिया है, ये पूरा बड़ा एरिया भाई, ये हमारी सीट इनफाइनाइट लेंथ की है ना, तो हमारा सिलेंडर बहुत बड़ा बना होगा, इसमें छोटा सा एरिया लेंगे। ये देखो छोटा सा एरिया, इसको बोलेंगे डी ए वेक्टर। इसका छोटा सा एरिया चाहे इधर दिखा दो चाहे इधर दिखा दो, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। इसका छोटा सा एरिया मान लो इधर कहीं पे, ये हो जाएगा हमारा डी ए वेक्टर। अब इधर वाला कहाँ दिखाए भाई, इधर वाला कहीं जगह नहीं है। मान लो दोस्तों ये इधर है, इधर कहीं आपका आ जाएगा डी ए वेक्टर, इधर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका एरिया इधर है। अच्छा ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। तो अवे बोले तो प्लस चार्ज से अवे ये हो जाएगा, प्लस चार्ज से अवे इधर हो जाएगा, प्लस चार्ज से अवे इधर हो जाएगा, प्लस चार्ज से अवे इधर हो जाएगा। मतलब दोस्तों ई का डायरेक्शन इधर समझो, 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 ई का डायरेक्शन इधर, डी ए का डायरेक्शन इधर, क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन। ई का डायरेक्शन इधर, डी ए का डायरेक्शन इधर, बोलेंगे सेम डायरेक्शन। ई का डायरेक्शन इधर, डी ए का डायरेक्शन ऊपर, एंगल कितना, एंगल कितना 90 डिग्री, एंगल कितना 90 डिग्री। बस यही मेन है दोस्तों फिगर। अगर आपको फिगर समझ में आ गया ना, अगर आपको फिगर समझ में आ गया ना, तो यकीन मानो कि ये चीज़ आपको एकदम इजी लगेगा, जैसे ये पिछला वाला आपको लगा था, जैसे आपको पिछला वाला लगा था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिगर समझ में आ गया है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको सजा दूँ, थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था ना, हाँ अब थोड़ा फीका फीका कम लग रहा है ना। चलो भाई चलो, ठीक हो गया ना काम भर का। अच्छा चलो भाई, दौड़ेगा यार, काम भर का नहीं हो गया, अच्छा हो गया ये, ठीक है।
चलो इतना मुझे कलाकारी आती नहीं है कि मैं इसको और बढ़िया सजा पाऊँ, और मेरे पास जो मार्कर है ना वो मार्कर है वो उतना बढ़िया रेड के ब्लैक के अलावा जो मार्कर है मार्कर दिखेंगे नहीं इस पर। नहीं तो मैंने 4 मार्कर लिया था ताकि अच्छे सजा सकूँ, लेकिन नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लैक से ही सजाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम डेरिवेशन शुरू करें। अब देखो डेरिवेशन क्या है, पूरे प्लेन शीट से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेंगे फाई ई। क्या बोलेंगे उसको, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस, ऐसे बोल सकते हैं। अगर वर्ड लिखना चाहते हैं तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। लेकिन अपने यहाँ पे दोस्तों कितने सरफेस हैं, देख रहे हो ना अंगुली, 3 सरफेस है। कितने सरफेस है, 3। जब 3 सरफेस है तो सरफेस को हम लोग कैसे करेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल फर्स्ट के लिए कैसे, वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक ना, प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, ये हमारा हुआ सेकंड के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, और ये हमारा हुआ थर्ड के लिए, ठीक ना। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, ये हो गया हमारा थर्ड के लिए। फाई इक्वल टू अब देखो फर्स्ट किसको मान लें, जिसको कहो, अब जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसको फर्स्ट मानो। चलो मैं मान लेता हूँ ये हमारा है फर्स्ट, और ये हमारा है सेकंड, और ये हमारा है थर्ड। ये हमारा क्या है, थर्ड है, ठीक ना। ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा है थर्ड, ठीक। तो अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में एंगल कितना बना, 0, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस सेकंड में कितना, अरे भाई सेकंड में 90 है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री, प्लस थर्ड में कितना है, थर्ड में आपका ई डी ए कॉस, बताओ भाई कॉस कितना, देख लो थर्ड में, इधर ई इधर डी ए, तो हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, इसको 0 मान दो, तो फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 वैल्यू 1 प्लस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। फाई इक्वल टू ई को बाहर कर लो, बचा क्या आपका क्लोज इंटीग्रल डी ए, प्लस ई को बाहर कर लो क्लोज इंटीग्रल डी ए का इंटीग्रेशन ए। फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई डी ए का ए, फाई इक्वल टू 2ई ए, ठीक ना, 2ई। बताओ अब ये सब लाइनें कितनी आसान है, केवल देखने में ये सब सिंबल टफ लगते हैं, लगता है कि ना ये ऐसे फन काढ़ा हुआ है, कब डस ले, केवल देखने में लगता है, लेकिन है क्या, बहुत आसान। दोस्तों आसान को आसान समझो, अगर आसान को टफ समझने लगोगे ना तो फिर टफ कितना टफ हो जाएगा, सोचो जरा, सोच के जरा सोचो, देखो कितना टफ लगेगा ना। अगर ये सब आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना, देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, ना कुछ वर्ड है ना कुछ है, थोड़ा सा फिगर समझना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से बोल दो एक बार, यहाँ पे क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई के प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, ठीक है। यहाँ तक तो वैसे वहाँ भी हुआ था ना। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या किए थे, सिंस लगाए थे, सिंस वहाँ पे क्या बताए थे, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है। अब की बार चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर। जब सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिंबल क्या है, सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो अपने को चाहिए क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो क्यू के प्लेस पर रखिए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। यहाँ से ए कैंसिल, तो इक्वल टू मिला अपने को सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू क्या मिला, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई दिख तो रहा है, इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों अपने को, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो,
यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं जो ई, अरे यार कमाल की बात दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो ई है वह तो आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कमाल की बात है, यहाँ पर ई आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब इस जो इनफाइनाइट थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, कहीं पर भी निकाल लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाली है। मतलब कोनो परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा मेरे भाई, इसलिए कहीं पर भी निकालो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट से, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे कहीं पर भी निकाल लो, ई पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना। अब बताओ ये दोनों प्यारे प्यारे डेरिवेशन कितने आसान थे, कितने आसान डेरिवेशन है ना। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए गॉस थ्योरम के, और दो एप्लीकेशन और है दोस्तों हम लोग करवाने वाले हैं, और वो एप्लीकेशन हो जाएंगे आपकी अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जो रहेगा हमारा ये पहले चैप्टर का डेरिवेशन का लास्ट क्लास रहेगा। अब तक की 4 वीडियो हो गई है ना। 5वीं वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन करने वाले हैं गॉस थ्योरम के जो बचे हुए हैं। उसके बाद आपको धुआंधार न्यूमेरिकल मिलेंगे, और उस न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल जितने भी कराए जाएंगे बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल करना भैया। ठीक है, चलो। और इस समय में इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, परेशानी आपको। ठीक है, चले भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, और मन में गुनगुनाते रहेंगे क्या, आपकी बार 90 पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।